नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग हमारी एससी वर्मा की सॉल्यूशन सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के सॉल्यूशंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20। अगेन बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक खुद से सॉल्व कर लिए होंगे और उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस देखने के लिए आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखना मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि आप सॉल्यूशन खुद ना बनाएं और आकर केवल मेरे सॉल्यूशंस देख लें। नहीं, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब आप पहले से सॉल्यूशंस कर कर आएंगे। जहां अटक रहे हैं आप उसको देखिए, या आप कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढ रहे हैं तब आकर देखिए, या आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना चाहते हैं तो आकर देखिए। ठीक है बच्चा लोग, बहुत जबरदस्त बुक है एससी वर्मा और इस सॉल्यूशन सीरीज के अंदर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे यह भी कहा कि सर सारे क्वेश्चंस मत लीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो बेटा, आप लोगों का प्यार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा और पूरी एससी वर्मा को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है, कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। ठीक है बच्चों, तो आपको कहा गया कि एक स्फीयर मान लो, गोल्ड है ये और इसका एक स्फीयर मान लो। ठीक है, इस स्फीयर का जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपको दिया गया है। कितना रेडियस है ये है 6.9 फर्मी। अब फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, राइट। तो हमने कहा कि इट इज 6.9 10 टू द पावर -15 मीटर आ गया। ठीक है, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी बैठे हैं और न्यूट्रॉन भी बैठे हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। कह रहा है कि मान लिया हमने दो प्रोटॉन ले लिए, एक प्रोटॉन बैठा है यहां पर, दूसरा प्रोटॉन बैठा है यहां पर, तो मैक्सिमम सेपरेशन जो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में हो सकती है वो डायमीटर के बराबर है। एक भैया उस कोने में बैठा है, एक उस कोने में बैठा है, दो अलग कोने में बैठे हैं। तो जो दो कोने में बैठे हैं उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगी, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगी 2r, डायामीटर के बराबर, दैट इज 2r। ठीक है ना। अच्छा भाई, why these two protons do not fly apart under this repulsion। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब ये रिपल्शन हो रहा है तो वो दोनों उड़ के निकल क्यों नहीं जाते। ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले निकालते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला आपका वही 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर। मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, एक प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। दूसरा भी प्रोटॉन ही है तो उस पर भी यही चार्ज लेंगे, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब आर जो है यहां पर डिस्टेंस है, आर रेडियस नहीं है। जो यहां पर आर है बेटा ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये रेडियस ऑफ द स्फीयर नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। और ये आर तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल आर एंड द कैपिटल आर। द फॉर्मूले में जो आप यहां पर आर पुट करते हैं वो होता है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो रखते हैं बेटा इस डिस्टेंस को, यह है 6.9 10 टू द पावर -15 मीटर। इसका करेंगे हम स्क्वायर, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो आएगा आपके पास ये फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है, इसको फटाफट हम सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। ये है 9 इंटू 2.56, 16 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 यहां पर आ गया, 10 टू द पावर -38 यहां पर आ गया, नीचे 6.9 इंटू 6.9 आ गया और 10 टू द पावर -30 आ गया। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है यहां तक। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम निकालते हैं हमारा बेहतरीन कैलकुलेटर। ये रहा कैलकुलेटर हमारा, और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर है 9 इंटू 2.56,
2.56, तो 2.256 हो गया ये, 2.56 56, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है 6.9 इंटू 6.9, 6.9 डिवाइड बाय 6.9, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद 0.484 इंटू 10 टू द पावर, 10 की पावर कितनी है बेटा, यहां पर देखते हैं। ये 30 ऊपर जाएगा तो वो 39 बनाएगा, तो 39 और -38 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना आएगा, तो वो 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो जब 10 की पावर 1 लिखा तो यही आ गया, मतलब 4.84 न्यूटन, 4.84 न्यूटन के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रहा है हमको, 11 का आंसर 1.2 न्यूटन के बराबर, 1.2 न्यूटन के बराबर हमको आंसर मिल रहा है। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में क्या? फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। लार्जेस्ट सेपरेशन तो 2r ही होती है, तो 2r, हाँ वी फॉरगेट द 2 हियर, वी फॉरगेट द 2 हियर, यहां पर हम ये 2 भूल चुके, राइट। तो इट इज 6.9 जो कि रेडियस था हमारे पास, इसमें एक मल्टीप्लाई बाय 2 भी रहना था, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना था, हमने लिखा बट यहाँ पे लिखना भूल गए, तो यहाँ पर एक 4 भी आएगा, डिवाइड बाय 4 भी करेंगे, डिवाइड बाय 4 भी करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.21 न्यूटन के बराबर हो गया। नाउ आवर आंसर मैचेस 1.2 न्यूटन, हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। सो छोटी मोटी गलतियां कैलकुलेशन में हो जाती है, वो आपको नहीं करनी है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं साथ में बोल भी रहता हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, दैट इज वाई कभी बार ऐसी चीजें छूट जाती हैं, ठीक है। तभी मैंने आंसर बुकलेट अपने सामने रखी है कि कहीं पर मैंने अगर आंसर मैच नहीं हुआ हो तो हम उसको रेक्टिफाई करके तुरंत वहां पे ठीक कर ले, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1.21 न्यूटन के बराबर, ठीक है बच्चा। अब देखो, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना बड़ा फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन का मास बहुत छोटा था तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत बड़ी जानी चाहिए थी, ठीक है, बट फिर भी ये उड़ नहीं रहा है, फिर भी ये उड़ नहीं रहा है, दूर नहीं जा रहा। तो अगर ये दूर नहीं जा रहा है तो कौन इसको रोक रहा है? अगर ये दूर नहीं जा रहा है तो कौन इसको रोक रहा है? अगला क्वेश्चन ये है, कौन रोक रहा है? ये तो लार्जेस्ट सेपरेशन में बैठे हुए प्रोटॉन्स हैं, कुछ अंदर भी होंगे जो और नजदीक होंगे, उन्हें कौन रोक रहा? ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी बैठे, लेकिन न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा करेंगे नहीं। तो यहां पर कोई ना कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इससे भी बड़ा फोर्स होगा, बट उस फोर्स का नाम है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो इसको दूर जाने से रोकता है, जो इस न्यूक्लियस को बांधे हुए है, जो इसको दूर जाने से रोकता है, फटने से रोकता है, टूटने से रोकता है। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब न्यूक्लियर फोर्स एक नए टाइप का फोर्स होता है जो सारे न्यूक्लियंस के अंदर लगता है, और इस न्यूक्लियर फोर्स को हम और डीपली एनालिसिस करेंगे इसका जब हम जाएंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर के अंदर, वहां पर जाकर इसको हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न कह रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है ना। हमारे पास दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, और उन दोनों को एक दूसरे से घिसा। अब घिसने पर क्या होता है, एक से चार्ज निकलता है, दूसरे पर आ जाता है। तो अगर एक पर चार्ज प्लस क्यू आया तो दूसरे पर माइनस क्यू आया होगा। ठीक है जी। और उनको हमने 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया, 1 सेंटीमीटर दूर रखा है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली बात, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, and they are going to attract each other by a force, they are attracting each other by a force that is equal to 0.1 Newton. How many electrons were transferred from one sphere to the other during the rubbing? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे? इतना फोर्स पैदा करने के लिए चार्ज कितना होगा पहले ये देखेंगे, और उतने चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा ये देखेंगे। ठीक है ना। तो हमने देखो कहा कि भैया अगर ये फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K, Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। अरे भैया तो K का वैल्यू कितना है, ध्यान देंगे बेटा, K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। अरे Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू हमारे पास है कितना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, बट निकालना है हमें Q का वैल्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए हैं, मान लिया N इंटू E इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो हमने इसको बोला Q स्क्वायर हो गया। ये R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर। सेंटीमीटर भैया, मीटर में कन्वर्ट करोगे, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी ना आपको। तो ऊपर फोर्स हमारे पास 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो अब बोलेंगे Q स्क्वायर क्या है, 0.1
इंटू 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ गया। तो अगर ऊपर देखें तो ऊपर मुझे 10 की पावर -4, क्योंकि 10 की पावर -2 है, उसका स्क्वायर है 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, ये ऊपर जाएगा। तो ये हो गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 9। इनको जोड़ेंगे तो 10 की पावर 4 बनेगा, 10 की पावर 4 बनेगा। तो क्यू को जब यहां पर निकालेंगे, रूट लेंगे इसका, तो हमें क्या मिलने वाला है? द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी, जब रूट लेंगे तो ये 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर 2 हो जाएगा और इसका रूट आ जाएगा 3। ठीक है, सो 1/3 या 100/3 कूलम आप बोल सकते हो। कितना आ गया? 100/3 आ गया। अच्छा, बट कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा? तो हम बोलेंगे क्यू बराबर एनई, क्यू बराबर एनई। ठीक है, ये बोलेंगे हम। और क्यू कितना है? 100/3 कूलम आ रहा, 100/3 कूलम आ रहा। तो अब यहां पर ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है 1.6, 10 की पावर -19 कूलम, 100/3 लिखा है इसको हमने। तो एन का वैल्यू हमको मिलेगा, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 100 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -19, जो ऊपर जाकर बनेगा 10 की पावर +19। ठीक है, नीचे से सॉल्व करेंगे उसको बनेगा 4.8, तो 100 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर 19। आई बात समझ में? तो 4.8 अगर लगभग इसको 5 मान ले तो ये लगभग 20 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे एक से दूसरे के अंदर। अब देखते हैं इसने आंसर क्या दिया है। इसने 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आंसर दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आंसर दिया। हमने कैलकुलेशन में कोई ना कोई, इसका मतलब हमने गलती यहां पर कर दी है। ठीक है, मतलब नंबर सही आ रहा है, पावर में कुछ गड़बड़ करिए, पावर में कुछ गड़बड़ करिए। तो क्या गड़बड़ हुई है हमें देखना है यहां पर। तो ये था करेक्ट, ये करेक्ट हमने लिखा है। 9 इंटू 10 के बाद 9 करेक्ट लिखा है हमने। क्यू स्क्वायर करेक्ट लिखा है हमने। 0.01 का स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, बिल्कुल सही है। तो 0.1 इंटू 0.01 का स्क्वायर लिखा हमने, बिल्कुल ठीक है। 9 इंटू 10 के बाद 9 नीचे है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 9 हमने जब ऊपर लेकर गए तो बेटा ये माइनस होना था। छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू करेक्ट इट वेरी क्विकली। सो यहां पर जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो पावर में कितना आया? पावर में कितना आया हमारे पास? ठीक है ना, तो पावर में आया 10 की पावर -14 आया, तो 10 की पावर -7 आएगा। ये 2 नहीं आएगा, 10 की पावर -7 आएगा, सब हटेगा यहां से। और ये 10 की पावर -7 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 10 की पावर -7 बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पर और नीचे 3 बचेगा। ऊपर 14 आ रहा है, उसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे पावर -7 बचेगी। ठीक है, आते हैं वापस से यहाँ पर क्विकली। ये 100 नहीं है, ये 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, सब यहाँ पे बेटा -7 -7 होता रहेगा। और जब -7 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? -12 आएगा, +12 आएगा और नीचे 4.8 है। तो अगर मैं ऊपर 10 छोड़ दूं, ऊपर 10 छोड़ दूं तो क्लियरली यहां पर 10 की पावर इलेक्ट्रॉन आने वाले। ठीक है ना, तो इतने 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होने वाले हैं। अब हमारा आंसर जो था अगर उससे मैच करें तो परफेक्टली आंसर हमारा जो है वो मैच हो गया। सो कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है, पढ़ा पढ़ा के कैलकुलेशन करने की आदत जो है बहुत छूट जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए दोबारा उठाया है, दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा कैलकुलेशन अपनी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी बेटा यही होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आपको लगता है क्वेश्चन तो मुझे आता है, व्हाई टू सॉल्व इट, क्वेश्चन तो मुझे आता है, व्हाई टू सॉल्व इट, राइट। तो मैंने से व्हाई टू सॉल्व इट ना, तो आपके सॉल्व करने की एबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और एग्जाम में जाके ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करना शुरू कर देते हो। अगर इन मिस्टेक से बचना है तो सही तरीका क्या है? सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। तो आपकी कैलकुलेशन सुधर जाएंगी, आपकी कैलकुलेशन सुधर जाएंगी। ठीक है बच्चा लोग, चलो अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of the sodium is transferred to the chlorine, taking the separation between the ions to be 2.75। मतलब आपको R दिया गया है 2.75 10 to the power -8 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर ये -10 हो जाएगा मीटर के अंदर। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ है, Na+ है, Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो चार्ज इस पे तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कितना अट्रैक्टिव फोर्स, स्टेट द अजम्पशंस इफ एनी इफ यू हैव मेड। अगर कोई अजम्पशन आपने ली है तो आप अजम्पशन बताएंगे कि वो क्या है। तो अजम्पशन जो हमने ली है वो ये है कि इनको हमने पॉइंट चार्जेस मान लिया, हमने इसको पॉइंट चार्जेस मान लिया, ठीक है, छोटा चार्ज माना है। तो कोई बड़े बड़े स्फीयर नहीं माने, छोटा छोटा चार्ज मान लिया हमने, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस माने, ये अजम्पशन हमने ली है, ठीक है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स का फॉर्मूला वापस से वही है, k q1 by r स्क्वायर, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 q1। अब इसको हम बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दो क्वेश्चन में हम ऑलरेडी गलती कर चुके हैं छोटी छोटी, तो लो इसमें भी हमने उठाकर यहां पर क्यू जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। तो 1.6 10⁻⁻19 क्योंकि सिंपल सा एक चार्ज है, ठीक है, और r जो है हमारे पास कितना है 2.75 10⁻10 है, इसका भी हमको स्क्वायर करना है। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो हम इसको बहुत सावधानी से जो है लिखने वाले हैं। 10⁻9 है और 10⁻38 है, डिवाइड में आते तो 2.75 का स्क्वायर है और 10⁻20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं भैया। सो 9 इंटू 2.56 डिवाइड बाय 2.75 डिवाइड बाय 2.75, तो ये आ रहा है 3.04 इंटू 10⁻। 10 की पावर देखनी है हमको, तो देखते कितनी है, 9 है, -38 है और +20 है, तो ये -9 आ रही है, ठीक है। तो 3.04 आंसर में करते हैं, 3.04 10⁻9, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ये हमारा आंसर बिल्कुल कर रहा है मैच। इस बार हमने कोई गलती नहीं करी है, करने वाले थे लेकिन हम बच गए ठीक है। 3.04 10⁻9 न्यूटन हमारा आंसर यहां पर आ गया। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना करनी है, रेशियो निकालना है, ठीक है। कितना बड़ा है कितना छोटा है इस बारे में हमें एक अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन चार्ज कितना 1.6 10⁻19 कूलम, 1.6 10⁻19 कूलम। बट व्हाट इज द मास, मास होता है इसका 1.6 10⁻27 किलोग्राम, 1.6 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो पावर में ही हेरफेर दिखने वाला आपको अच्छी तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 1.6 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इनके बीच में, बेटा ये होगा जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है 6.67 10⁻11। बेटा ये फॉर्मूले जो है आपको, ये वैल्यूज जो है आपको याद करनी है। मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर हो गया। टू बी मोर एग्जैक्ट इट इज 1.67 10⁻27, बट मैं लगभग 1.6 लेके चल रहा हूं ताकि वो वाला फैक्टर जो है वो कट जाए डायरेक्टली, ठीक है ना। डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, तो दोनों का रेशियो लेंगे, तो दोनों का रेशियो लेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक चीज आप और ध्यान दें, पहले इलेक्ट्रिक लिखा है फिर ग्रेविटेशन लिखा है, पहले इलेक्ट्रिक लिखा है और फिर ग्रेविटेशन लिखा है, तो आपको रेशियो में पहले ऊपर इलेक्ट्रिक निकालना है, नीचे ग्रेविटेशन निकालना है, ठीक है। तो Fe बाय Fg निकालना है। तो Fe कितना है 9 इंटू 10⁻9 1.6 का स्क्वायर 10⁻38, आर स्क्वायर कट जाएगा 6.67 10⁻11 1.6 का स्क्वायर 10⁻54। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 27 को कितना आएगा 54 ही तो आएगा ना, ठीक है ना, 54 ही तो आएगा ना। अब देखो भैया हमें तो 1.6 का स्क्वायर कटते हुए दिख रहा, 1.6 तो उड़ गया। अब निकालते अपना कैलकुलेटर बाबा, कैलकुलेटर 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 हमने निकाल लिया है। कैलकुलेटर हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 है डिवाइड बाय 6.67 है, कितना आया 1.34, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी है 9 है, -38 है,
प्लस 11 है प्लस 54 है 36। पहले आंसर चेक करेंगे, उसके बाद कुछ हल्ला काटेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 36 1.23 10 की पावर 36 बिल्कुल सही जवाब। अब आप अगर एससी वर्मा ने आंसर दिया है 1.26 10 की पावर 36, लेकिन आप इतना चौक नहीं रहे, आपने तो 1.34 लिया, चौक क्यों नहीं रहे? चौक इसलिए नहीं रहे बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि ये 1.67 होता है, ठीक है ना। मैंने लगभग 1.6 ही लेके कर दिया है क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन को दिया तो है नहीं वैल्यू मुझे कि मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लूं, तो मैंने 1.6 ले लिया और उसके पीछे मेरा लालच क्या था कि कट जाए, ठीक है भाई। मेथड हमें पता है, वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये आंसर भी उतना ही ओके है, टेंशन वाली बात नहीं है। 1.34 10 मेजर चीज क्या है 10 की पावर 36। कितना बड़ा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के सामने कितना बड़ा फोर्स है। 10 की पावर कितना आ रहा है यहां पर 36 आ रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है, समझे बात को, काफी बड़ा फोर्स है ये। 10 की पावर 36 0 0 0 0 0 मतलब 1 0 0 0 0 0 36 बार 0 है। इतने गुना फोर्स है, दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में फोर्स है। आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। चलो तो ये है आपके साथ क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भाई सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स which may be written as F equals to C e to the power minus k r by r square। तो अभी तक हम कहते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाने के बावजूद भी टिके हुए हैं, ठीक है ना। वो न्यूक्लियस टूट नहीं रहा, उसको छोड़ के वो भाग नहीं रहे। तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें? तो हम बार बार कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है उसमें? एक न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब यहां पर बात ये उठी कि भैया न्यूक्लियर फोर्स ने कहा कि भैया ऐसे लिखा, ये मान लो F बराबर C e टू द पावर माइनस के आर बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिखा। अच्छा जी, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ C एंड K। तो भैया C और K का क्या फॉर्मूला होगा और क्या इसकी यूनिट्स होंगी, ये बता दो आप, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर कह रहा है सपोज दैट k इज इक्वल्स टू 1 फर्मी, k की उसने वैल्यू दे दी, k इक्वल्स टू 1 फर्मी कह दिया, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी, r की वैल्यू दे दी और कहा दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो। तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो भैया हम बात करते हैं डायमेंशंस। फॉर्मूला हमारे पास जो उसने दिया है वो है F बराबर C e टू द पावर माइनस के आर बाय आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पर हम सबकी डायमेंशन एक एक करके डालेंगे। तो F की डायमेंशन क्या होती है? F की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, ये होती है F की डायमेंशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए M इस्तेमाल होता है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब LT माइनस 2 होता है। C की डायमेंशन क्या है पता नहीं भैया। अब तो ये पूरा टर्म है E वाला, ये डायमेंशनलेस है। ध्यान रहे कि जो E है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहती है, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। बट डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमारे पास है, मतलब लेंथ का स्क्वायर हमारे पास है। तो C का डायमेंशन हमें यहां से मिल जाएगा, L स्क्वायर को हम इस तरफ ले आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भैया डायमेंशन ऑफ C इज नथिंग बट M L क्यूब T माइनस 2, ये है डायमेंशन ऑफ C। क्या है? M L क्यूब T माइनस 2 इज डायमेंशन ऑफ C। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। उसने कहा भैया K का डायमेंशन भी बताओ। तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कहा देखो भैया जो E की पावर होती है ना ये भी डायमेंशनलेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो E की पावर है मतलब K इंटू आर है ना, ये भी अपने आप में क्या है? डायमेंशनलेस है। मतलब M 0 है, L 0 है, T 0 है इसका। अच्छा जी, बट R क्या है? R तो डिस्टेंस है, लेंथ है। तो K इंटू L इक्वल्स टू M 0 L 0 T 0। अच्छा जी,
तो k का जो वैल्यू होगा डायमेंशन का, ये l नीचे जाकर बनेगा l इनवर्स, बाकी तो सब जीरो ही है ना, लिखो लिखो एक ही बात है। तो ये हो गया l-1। अब फटाफट मैं अपने आंसर चेक करता हूं। l-1 बिल्कुल ठीक है, ml³ t-2, ml³ t-2 बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर आ गए। इसके यूनिट्स क्या है नहीं है, तो आप यूनिट्स भी बोल सकते हो भैया। ये क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, मीटर इनवर्स है, ठीक है ना। और चाहो तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, सी को ये एफ स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो वो इसकी ऐसा यूनिट्स हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा कि सपोज दैट के इज इक्वल टू 1 फर्मी, तो के की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है 5 फर्मी। के की वैल्यू 1 फर्मी, आर की वैल्यू 5। अच्छा, के की वैल्यू 1/1 फर्मी इनवर्स है क्योंकि डायमेंशन लेस बनाना है उसको, ठीक है ना। और आर की वैल्यू कितनी है, 5 फर्मी। तो पुट करते हैं पहले इसको, इसकी न्यूक्लियर फोर्स कितना आने वाला है, न्यूक्लियर फोर्स कितना है। तो भैया सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू कितना भैया, के का वैल्यू हमारे पास है 1 फर्मी इनवर्स, मतलब 1 फर्मी इनवर्स, ठीक है ना। और आर का है 5 फर्मी, तो फर्मी इनवर्स और फर्मी करके हट जाएगा, तो ऊपर डायमेंशन लेस आ गया। नीचे कितना 5 फर्मी बचा हुआ है, 5 फर्मी का मतलब हो गया 10⁻⁻15 हो गया। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो ये होता है 9 × 10⁹9। अब प्रोटोन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटोन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो प्रोटोन के बीच में भी लगता है और प्रोटोन न्यूक्लियस के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे कह रहे हैं कि हम केवल 2 प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन यहां पर कोई है ही नहीं। 2 प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अब 2 प्रोटॉन हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब यहां पर भी आर स्क्वायर है, आई थिंक सो आर स्क्वायर है, तो यहां पर भी एक स्क्वायर आएगा, तो 5 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब कह रहा है दोनों फोर्सेस बराबर है, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है। तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो मैं डिनोमिनेटर को काट सकता हूँ, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c × e⁻⁻5 बराबर 9 × 2.56 × 10⁻⁻38 × 10⁻9 आ रहा, ये आ रहा है। जब दोनों को इक्वेट किया तो डिनोमिनेटर हट गया, तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के अंदर। अब ये e⁻⁻5 है, e की वैल्यू कितनी, 2.72 के आसपास रहती है, उसकी पावर 5 है, वहां पर जाकर डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है ना। तो करने की कोशिश करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग अपना। तो कैलकुलेटर कह रहा है भैया ये है 9 × 2.56, ठीक है, डिवाइड बाय e की पावर 5, मतलब 2.752 डिवाइड बाय 2.72 दो बार हो गया, डिवाइड बाय 2.72 तीन बार हो गया, डिवाइड बाय 2.72 चार बार हो गया, डिवाइड बाय 2.72, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0. तो सब मैं डिवाइड कर दे यहां पर, बल्कि मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला था क्योंकि पावर क्या है, ये e की पावर -5 है, नीचे जाएगा तो वहां पे आगे मल्टीप्लीकेशन का बनेगा 2.5, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसको, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं हो सकता क्या ये, पावर नहीं है यहाँ पे, है ना। 2.72 मल्टीप्लाई बाय 2.72 मल्टीप्लाई बाय 2.72 मल्टीप्लाई बाय 2.72 मल्टीप्लाई बाय 2.72 कितना हो गया, भूल गया मैं। 2.72 1, 2.72 2, 2.72 3, 2.72 4, 2.72 5, ठीक है भैया, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.56 से, तो हमको c की वैल्यू मिल रही है 3430 इंटू 10 टू द पावर, 10 की पावर कितनी आ रही देखते हैं फटाफट। तो वहां पर निकालते तो -38 है और 9 है, तो 9 - 38 इसकी वैल्यू है 10 की पावर -29 -20, तो 3 जीरो हम वहां पर और ले जाएंगे तो वो 26 बन जाएगा, तो 3.4 10 की पावर -26 बन रहा है। एक बार आंसर मैच करते हैं, 3.4 10 की पावर -26 बिल्कुल परफेक्ट निकला हमारा, 3.4 3.4 3.4 3.4 10 टू द पावर -26 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है, चलो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई आपको? मैंने ई की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है, 2.72 रखी है। इसको लेके सॉल्व किया मैंने, मेरा आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया। ओके बच्चा लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बेटा। Three equal charges 2 into 10 to the minus 6 coulomb each are held fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest two. अब क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो केवल 2 चार्ज पार्टिकल लेके काम कर रहे हैं, अब 3 पे आ गया है, एंगल इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन। थ्री इक्वल चार्जेस हैं और हर चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना है, क्यू बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तीनों कॉर्नर पे बराबर बराबर चार्ज रखा गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा किसी भी एक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स निकालने की बात करता हूं, इसके ऊपर तो थोड़ा डायग्राम मेरा बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे बात करते हैं, तो ये वाला चार्ज है, इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इधर भाग तू, चल जा, इधर जा, ठीक है। और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन बनानी बहुत जरूरी है। बच्चे गलतियां करते हैं, जोड़ देते डायरेक्टर को, एंगल देखते ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको यहां पर डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है, वेक्टर सम करना पड़ता है, आपको एंगल भी देखने पड़ते हैं। तो ये चार्ज जब इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये भी फोर्स उतना रहेगा के क्यू स्क्वायर में आर स्क्वायर। यही फोर्स उनके ऊपर लगने वाले, और इनके बीच का एंगल जो ये है वही एंगल ये भी होगा। ये होता है 60 डिग्री, तो भैया ये भी होगा 60 डिग्री, ठीक। तो दो फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के, एंगल है 60 डिग्री। तो अगर आप सिद्धि की बात करें तो सिद्धि मैंने आप लोगों को कई बार बैचेस के अंदर भी दे रखी है, यहां पर नहीं आपको पता तो आप यहां पर वापस से देख लो। तो सिद्धि क्या है, आप डायरेक्टली कुछ रिजल्ट को याद करेंगे, ठीक है ना। और वो रिजल्ट क्या है, अगर बराबर वेक्टर के मैग्नीट्यूड होते हैं या फिर बराबर फोर्स होते हैं और उनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। कितना एंगल होता है बेटा, 120 डिग्री होता है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा आर, वो एफ के ही बराबर होगा, ध्यान रखना है इसको। 120 डिग्री का एंगल है, एफ के बराबर ही होगा। लेकिन अगर ये जो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता, तब जो रिजल्टेंट बनता आर, बेटा उसकी वैल्यू आती है √2 टाइम्स एफ। 90 डिग्री पे आती है √2 टाइम्स एफ, याद करना है। वहीं पर अगर ये वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होता, तब जो रिजल्टेंट बनता तो उसकी वैल्यू आती है √3 टाइम्स एफ। समझे बेटा? क्लियर? तो यहां पर क्या है, यहां पर दो वेक्टर्स हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीचों बीच ऐसे जाएगा और वो होगा √3 टाइम्स ऑफ एफ। ये है नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स, ठीक है ना। एफ नेट कितना आ गया हमारे पास, √3 टाइम्स ऑफ एफ आ गया। और एफ की वैल्यू कितनी है, ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगले पन्ने में लिखते हैं, हम कह रहे हैं एफ नेट इज √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर। क्यू कितना है भैया, ये 2 इंटू 10 की पावर -6। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना हमारे पास था, आर मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भैया। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, √3 आ रहा है।
डिवाइड में 25 आ रहा है, ऊपर 10⁻9 आ रहा है, 10⁻12 आ रहा है, और ये -4 ऊपर जाके +4 बन जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, निकालते फटाफट अपना कैलकुलेटर। तो 1.732 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 25, ये आ रहा है 1.24 25 ही ले लो उसको, तो क्योंकि 7 है उसके बाद, तो 25 ले लेते हैं हम। अब 10 की पावर कितनी आ रही है, तो बेटा ये कितना हमारे पास है, हमारे पास है 9 है, हमारे पास -12 है, हमारे पास 4 है। तो 9 और 4 13 -12, ठीक है। 10 की पावर 1 आ रहा है, मतलब 12.5 न्यूटन। 12.5 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। आंसर हमने दिया है 24.9 न्यूटन। तो हमने कुछ कैलकुलेशन में वापस से कर दी है गलती, ठीक है ना। एक बार ही हम फटाफट देखते हैं। √3 मैंने बिल्कुल ठीक लिया है, के क्यू स्क्वायर, एक 2 रह गया हमारा यहाँ पे ना, क्यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा ना। √3 9 लिया, √3 लिया, 2 का स्क्वायर लेना था, और यहां पर 6 की पावर -12, ये यहां पर स्क्वायर लिया, यहां पर ठीक किया मैंने, 9 है और ये 4 ऊपर गया, ठीक है 25, ठीक है। तो एक हमारा आंसर में 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 न्यूटन के आसपास हमारा आंसर जो है वो बन रहा है। अब देखते हैं क्या आंसर दे रहा था। इसने आंसर दिया 24.9, 24.9 लगभग 25 एक ही बात है, 24.9 और 25 एक ही बात है, उसमें डिफरेंस नहीं है। तो हमारा आंसर आ रहा है ये। तो वो √3 के ऊपर है कि हम √3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने में आपको लगभग कितना मिल रहा है, 25 न्यूटन मिल रहा है। तो एक 2 से हम यहाँ पर भी और मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलो, छोटी मोटी गलती, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होती चली जाएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होती हुई चली जाएगी। कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये इसने आंसर में साथ में डायरेक्शन भी दी है, तो डायरेक्शन बेटा बहुत क्लियर है। कोई भी जो लाइन है आपने एक्सटेंड करी है, उससे 30 डिग्री का एंगल है, बीचों बीच ना पूरा एंगल 60 है, तो यहां से 30 डिग्री का, ये फिर यहां से 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि जो भी साइड लिया आपने, उस साइड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। चार्ज को 30 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड फ्रॉम द चार्ज अंडर कंसिडरेशन। इफ दिस इज द चार्ज अंडर कंसिडरेशन, एक्सटेंड करो साइड कोई भी आप, उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये है आपका नेट फोर्स। क्लियर बात आप लोगों को। तो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता, वो क्या करेगा, वो बड़े वाला फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे एफ नेट इज इक्वल्स टू √of f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। जहां पे थीटा डालोगे 60 डिग्री बराबर, f1 f2 बराबर डालोगे, सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली निकलेगा √3f। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। 16 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। इस पेज को डिलीट कर देते हैं, सेकंड। चलो भाई 17 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 4 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम आर ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और 4 बराबर चार्जेस हैं। चार्ज तो बराबर चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां रखा, एक चार्ज यहां रखा, एक चार्ज यहां रखा, एक चार्ज यहां रखा, 4 तो बराबर चार्जेस हमारे पास, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इन 4 चार्जेस का कहते हैं बराबर चार्जेस है 2 × 10⁻⁻6 कूलम के। दे आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की साइड है। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द 3। अब ये हो रहे हैं धीरे धीरे कुछ अच्छे मजेदार क्वेश्चन स्टार्ट। अभी तक तो हलवा क्वेश्चन थे, जैसे बैच में बच्चे बोलते हैं ना हलवा अभी तो हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है। बैच में जिन बच्चों ने बैच में मुझसे नहीं पढ़ा है, ऐप के अंदर बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं हमसे, ठीक है ना, कोई अच्छा क्वेश्चन उनको कराते हैं, ठीक है ना, डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिख रहा होता है, तो वहां से बच्चा कहता है तो हलवा है, हलवा फिर हम उस बच्चे का नाम लिखे करवाते हैं, बच्चा हलवा इन द चैट ठीक है। तो हमारे पास ये 4 चार्जेस हैं, ठीक है ना, और 5-5 सेंटीमीटर की साइड लेंथ हमारे पास। अब हम जानना चाहते हैं किसी भी एक पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो, तो अब किसी भी एक को पकड़ लो आप, मान लिया हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो, इस पर एक तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर ये वाला तो एक फोर्स लगाएगा, अरे ये तो लगाएगा ना एक फोर्स,
इसको थोड़ा भूल जाओगे, इस डायरेक्शन, आगे ना, यस। तो अगर मैंने चार्ज को क्यू कह दिया और इनके बीच के डिस्टेंस को आर कह दिया, तो पहली बात तो ये डिस्टेंस होगा √2r, आर आर √2r, ठीक। दूसरी बात, इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा KQ² अपॉन में R², आर ये है, KQ² अपॉन में R² हो गया। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, KQ² अपॉन में R² हो गया, KQ² अपॉन में R² हो गया, ठीक है ना भाई। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो ये होगा KQ² अपॉन में √2r का स्क्वायर, √2r का स्क्वायर, KQ² अपॉन R², KQ² अपॉन R², KQ² अपॉन में √2r का स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्सेस आ गए, क्लियर। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये एकदम 45 डिग्री के एंगल पर है, बीचों बीच है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम इसके डायरेक्शन में होगा। तो मैं पहले इन दोनों येलो का रिजल्टेंट दिखा देता हूं आप लोगों को। ये हमारे पास चार्ज है, अब मैं दोनों येलो वालों का रिजल्टेंट दिखाता हूं, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। अब दोनों फोर्स बराबर है, एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको क्या सिद्धि दी थी, याद करो। मैंने आपको कहा था, देखो भैया क्या सिद्धि दी थी मैंने आपको, कि अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट कितना आता है, √2f आता है। तो इनका रिजल्टेंट होगा √2f, दैट मींस KQ² अपॉन में R², ठीक है ना। और एक तो ये नीले वाला फोर्स है यहां पर, ये तो है ही ऑलरेडी, ये तो कहीं गया ही नहीं, तो यहीं पर ये कितना है, KQ² अपॉन में √2r का स्क्वायर, 2r²। नाउ लेट्स टेक, अब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, अब ये जुड़ जाएंगे, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में अब ये जुड़ जाएंगे। दोनों को जोड़ते हैं, KQ² अपॉन में R² कॉमन आता दिख रहा है मुझको, और ये √2 + 1/2 हो रहा, √2 + 1/2 हो रहा, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्या आंसर दिया है भैया, 27 अब से पूरा सॉल्व करा है, ठीक है भैया। सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁹ क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, आर कितना है, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है ना। √2 होता है 1.414 प्लस 0.5 कर दिया इसको हमने। अब इसको करना है सॉल्व। आइए निकालते हैं अपना कैलकुलेटर वापस से, जल्दी से, बिना कैलकुलेटर के तो हम बहुत पीछे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 और 9 36 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 1.914, 4 पहले स्क्वायर कर दिया, गलती नहीं कर रहा हूं, एक बार में बिल्कुल सही कर रहा हूं, डिवाइड बाय 25 कर दिया हमने, तो 2.75 आ गया। 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर कितनी है, तो भैया ये है 9, ये है -12 और ये है +4, ठीक है ना। 9 है, -12 है और प्लस कितना है, 4 है, तो 10 की पावर 1 आ रही है, मतलब 27.5 न्यूटन आ रहा। देखो भैया कितना आ रहा, बिल्कुल सही जवाब 27.5, और ये है 45 डिग्री के एंगल पे लाइन एक्सटेंडेड, 45 डिग्री का एंगल, बिल्कुल सही जवाब हमारा आता हुआ बेटा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है दैट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन एटम है, क्या है उसके अंदर, उस हाइड्रोजन एटम में क्या है, इसमें एक तो प्रोटॉन है और एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया। इट मे बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड इज एब्रिविएटेड एज ए सर्कल विद द प्रोटॉन एट द सेंटर। हाँ ठीक है भैया, कह रहा है कि भैया इतना लंबा लिख रहा है, कहने का मतलब क्या कह रहा है, फालतू की बातें भड़का रहा है आपको। कह रहा है देखो ये प्रोटॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर सर्कल में घूम रहा है, रेडियस दे रहा है कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 मीटर, ये कह रहा है, बस सिंपल सी बात। हाँ जी भैया, द हाइड्रोजन एटम इज सेट टू बी इन द ग्राउंड स्टेट इन दिस केस, ठीक है भैया ग्राउंड स्टेट में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो कितना फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा, सिंपल सी बात ये पूछ रहा। तो लिखा उतने इतना बड़ा पैराग्राफ है, क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो भैया प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, 1.6 10⁻⁻19, इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, तो स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर करेंगे तो 0.53 10⁻10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर आ रहा 9 × 2.56 × 10⁻38 प्लस 9, नीचे आ रहा 0.53 का स्क्वायर × 10⁻20 आ रहा। निकालते हैं अपना हथियार,
तो ये है 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56 डिवाइड बाय 0.53 डिवाइड बाय 0.53, ठीक है, कितना आया 82.02। 10 टू द पावर कितना आ रहा है माइनस, सॉरी क्या लिखे, 9 माइनस 38 प्लस 20, 10 टू द पावर माइनस 9, 8.2 10 टू द पावर माइनस 8, बिल्कुल सही जवाब 8.2 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। आहा, समझे। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के डर जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन सर हमसे तो ना हो पाएगा, डर लग रहा है, पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन। पढ़ो ढंग से, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप आराम से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। चलो भाई प्रश्न संख्या 19 पर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अब फील थोड़ा सा आता लगा रहा है, अच्छा क्वेश्चन आता है तो फील आता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो कह रहा भैया पिछले क्वेश्चन के अंदर जो रफ्तार है वो बता दो। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड बतानी है आपको, ठीक है ना। तो उसने कहा देखो हमारे में जो फोर्स आ रहा था, कितना फोर्स आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर प्रोटॉन बैठा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, ये सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, और उसको हम mv²/r के बराबर कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, ये mv²/r के बराबर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब पिछले क्वेश्चन जो फोर्स निकाला 8.2 10 टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखें 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम के बराबर होता है। आए बात समझ में आपको। इंटू v² डिवाइड बाय आर, इंटू v² डिवाइड बाय आर। नाउ व्हाट इज आर, आर पिछले क्वेश्चन में गिवन है आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 यहां पे स्क्वायर नहीं करना है, इस बार ध्यान रखना, 10 टू द पावर माइनस 10 रहेगा। तो v² कितना है, v² है 8.2 इंटू 0.53 डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर माइनस 10 10 टू द पावर प्लस 31, नीचे जाएगा 31, ऊपर जाके प्लस 31 हो जाएगा, और फिर पूरे का रूट करना पड़ेगा। तो फटाफट निकाल लेते हैं अपने कैलकुलेटर को और सॉल्व करते हैं इसको। तो 8.2 मल्टीप्लाई बाय 0.53 डिवाइडेड बाय 9.1 कितना आया भैया, ये आ रहा है 0.477। अभी तक आगे बात करते हैं, पहले वो भी सोल्व करते हैं, कितना आ रहा है वहां पे देखते हैं। तो 31 माइनस 10 प्लस 8 29 10 टू द पावर 29 कर दिया इसको। तो इसको हम अब 4.77 10 टू द पावर 28 लिख देते हैं, और इसका रूट भी करना है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर v² है, यहां पर v² है, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं इसका 4.77 का रूट लेता हूं, 4.77 का रूट लेते हैं तो ये 2.18 आ रहा है। v की वैल्यू आ रही है 2.18 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकंड। अरे तो कुछ ज्यादा हो गया, 10 टू द पावर 14 स्पीड कैसे सकती है, फिर कुछ ना कुछ गलती करें हम। मास बराबर लिया है हमने, कोई टेंशन नहीं है, mv²/r सबको ठीक ले रहे हैं, 10 की पावर माइनस 10 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 10 का 31 ऊपर जा रहा है, सबको सही आ रहा है, गलत कहां कर रहा है, गलती कहां कर रहा है, एक बार भी देखें। पावर में कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी, ये लिख रहा है यहाँ पे पावर है 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है, 8.2 10 की पावर 6 है। ये तो 2.1 तो सही आया है, बट पावर में हमने कुछ गड़बड़ करी है। पावर में कहां गड़बड़ करी है, एक सेकंड, शायद यहाँ पे -8 था। अरे बाबा क्या करते हैं यार हम लोग, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गुस्सा आता है कभी कभी। आपको भी आता होगा जब सब कुछ करने के बाद कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं आप। तो पावर आ रही है 13, ये है 13, और 13 में से एक इसको दे दो, आया 12, और 12 का हमने जब रूट लिया तो कितना आया 6 आया। अब सही मैच किया ना, ठीक बा। तो घबराने का नहीं, अगर कुछ गलती आप स्टार्टिंग में कैलकुलेशन में कर रहे हो तो घबराने का नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे से आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी कैलकुलेशन और अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है बच्चा लोग।
तो इसलिए अब मैं भी पूरा कर रहा हूं, बिकॉज मैं भी चाह रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाए, क्योंकि आई टेंड टू मेक मेनी मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन, ठीक है। और दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट सॉल्यूशंस। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चों को ये ऐसे होगा, कंसेप्ट बताता है, ऐसे ऐसे करेंगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स लर्न इट टुगेदर, यही है कंप्लीट सॉल्यूशंस का मतलब, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 20, ठीक है ना। कुछ बच्चे काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं, हो नहीं रहा, देखो क्या गलती कर रहे हो, ढूंढो आपकी गलती क्या है। फ्रस्ट्रेशन तो होती है, हमें भी होती है, मुझे भी हुई इससे पहले, अरे यार क्या कर रहा हूँ, हर कुछ में गलती कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बट क्या करें, गलती करी है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलती करी है उसको फिर दोबारा से देखो कहाँ गलती करी है, गलती से सीखो, अरे यार यहाँ गलती करी है, ठीक है ना। ऑलराइट, खैर, और ये बहुत जरूरी है कि आप कितनी जल्दी अपनी गलती पकड़ लेते हो, जितना जल्दी आप गलती पकड़ लेते हो वो अच्छी चीज है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। गलती हर कोई करता है, पकड़ते बहुत कम है, तुम्हें बड़ा अच्छा यहाँ गलती करी। और मैं तो आंसर देखते बोलते कि ये तो आंसर हो सकता है, 10 का 14 कैसे हो सकता है आंसर। अरे भैया स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे तेज से भाग सकता है। तो जैसे वहां पे 49 है, कुछ तो गड़बड़ ने कर दिया, कुछ गड़बड़ ने कर दिया। खैर, 10 positively charged particles, question number 20, 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at points this. The first particle has a charge of this, second has a charge of this, third has a charge of this, and so on. The 10th particle has a charge of this. Find the magnitude of the electric force acting on the 1 coulomb charge placed at the origin. तो क्वेश्चन के लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम होता है। अब इस डायग्राम के अंदर हमने कहा कि यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर एक चार्ज है और x = 0 पर रखा गया 1 कूलम का चार्ज, यहां पर 1 कूलम रखा, बहुत बड़ा चार्ज रखा है। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना 40 सेंटीमीटर करते 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 100 सेंटीमीटर तक चार्ज रखे गए। 10 सेंटीमीटर पे रखा गया 10⁻⁻8, फिर रखा गया 8 × 10⁻⁻8, फिर 27 × 10⁻⁻8, फिर यहां पर कितना होगा, आप कर सकते हो 4 का क्यूब, सबका क्यूब क्यूब कर रहे हैं ना, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 64 × 10⁻8, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 10 सेंटीमीटर रखा ना ये, नहीं 100 सेंटीमीटर, हाँ तो 10 का लेंगे हम, 4 का लिया ना हमने, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 1000 आएगा, क्यूब 1000 आएगा, 10⁻⁻8। अब सब इसको रिपेल करेंगे, सब लाइक है ना, सब इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जब सब इसको रिपेल करने लगेंगे तो सबके फोर्स जुड़ते 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 एक नेट फोर्स निकलेगा। कितना फोर्स होगा आइए देखते हैं। तो पहले चार्ज का फोर्स होगा K, that is 9 × 10⁻⁹, Q1 that is 10⁻⁻8, Q2 तो 1 ही है वहां पर, डिवाइड बाय R², तो 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, फिर प्लस करना पड़ेगा 9 × 10⁻9 × 8 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 10 × 10⁻2 का स्क्वायर। क्या कर रहे हो, अरे भैया कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका फोर्स लिखा K, Q1 तो 1 ही है, Q2 ये 4 लिखा, R का स्क्वायर, अब R1 लिखा है 10 × 10⁻2 बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, ठीक है ना। और फिर अगले बार मैंने 8 लिखा, फिर 27 लिखूंगा, करता रहता और ऐसे करते 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 10 बार ऐड करूंगा मैं, ठीक है ना। तो अब कॉमन क्या निकलता है, देखो मुझे एक तो ये कॉमन निकलता हुआ दिख रहा, एक ये कॉमन निकलता हुआ दिख रहा, एक मुझे ये भी कॉमन निकलता हुआ दिख रहा, ठीक है ना। और यहां पर मुझे 20 × 10⁻2 करना, ठीक है। अब जो कॉमन निकल गया कॉमन निकाल दो, 9 × 10⁻9 कॉमन निकल गया, 10⁻8 कॉमन निकल गया, नीचे से 10⁻4 कॉमन निकल गया। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, क्या बच रहा है वहां पे, पहला बचा 1/10², फिर क्या बचा प्लस 8/20², फिर 27/30², फिर क्या बचेगा आपका 64/40², प्लस करते 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 फिर क्या आएगा ऊपर आपका 1000/100 का स्क्वायर, 1000/100 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग, आ रही बात समझ में। अब देखो भैया क्या करेंगे, नीचे से मैं 10² को भी कॉमन निकाल सकता हूं, नीचे से 10² को भी कॉमन निकाला जा सकता है क्योंकि वो भी कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है मुझको, तो 10 मतलब 10⁻4 निकल जाएगा बेसिकली। और जब वो बाहर निकालेंगे हम तो अल्टीमेटली क्या होगा, 10² मतलब 10⁻2 बाहर निकला
तो यहाँ पे 10 की पावर -2 बचेगा, जो ऊपर जाके 10 की पावर -6 बना देगा। और 10 की पावर -6 जो है वो 10 की पावर 9 से मिलकर 10 की पावर 3 बना देगा। तो अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 दिख रहा है। और ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस 8/2 स्क्वायर 27/3 स्क्वायर 64/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 100,000/10 स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझको। ठीक बा, अब देखो भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 16 चौके 64, तो ये आ रहा। ठीक है ना। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। अब पहले 10 का सम कितना होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कितना होता है, और फॉर्मूला नहीं भी पता तो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। कि तो आप ऐसे मन में भी जोड़ सकते हो, बट आप लोगों की शांति से लिए मैं ऐसे जोड़ता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, 55 आ रहा 55। 55 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, करो मल्टीप्लाई भैया, अरे जल्दी से करो भैया मल्टीप्लाई। 45 4 49 इंटू 10 टू दी पावर 3। अरे वाह, मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति हुई, बिल्कुल सही। इतनी भारी कैलकुलेशन हमने पहली बार में बिल्कुल सही कर दी। धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है, कितना आ रहा है, ये है 4.95 10 की पावर 5 न्यूटन। तो मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी इसको प्रिपेयर करके नहीं आता हूं, मैं बस क्वेश्चन डाल देता हूं और यहीं पर आपके सामने आकर पहली बार में अटेम्प्ट करता हूं। पहले से कुछ प्रैक्टिस करके आऊंगा तो ऐसी गलतियां नहीं होगी, मुझे पता है, बट इतना समय मेरे पास नहीं होता। ठीक है, तो मैं सीधा बोर्ड पे आता हूं, जैसे आप लोग घर पे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। तो जैसी गलतियां आप लोग करते हैं वैसी गलतियां मैं भी कर रहा हूं, आपको मालूम पड़ेगा मैं भी इंसान हूं। ठीक है ना। और ऐसी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो हर कोई करता है, लेकिन I can afford to do it here, I can correct it here, not a problem, but एग्जाम में you cannot correct it. I have the answers, I can match it. नहीं मैच करेगा तो I can correct it, right? But एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आपके पास टाइम खोने के लिए नहीं देगा। तो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अपने समय में 10 साल पहले मैंने भी प्रैक्टिस करी थी, और उस टाइम पे मेरी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है ना। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, गलतियों से सीख लो। ठीक है, और ऐसी गलतियां नहीं करनी। ओके बच्चा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक बारी हम यहां पर आप लोगों के लिए बोलते हैं क्या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में इस सीरीज के, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, टाटा, बाय बाय।